Hello everyone, I am Ankita Sharma. Today I will teach you chapter 9, The Making of the National Movement 1870s to 1947। 1870 से लेकर 1947 के बीच में जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुए उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंतर्गत एंटर हो गए थे और इंडिया के पीपल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करते हुए जा रहे थे, जिसके रहते ही नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए और कई सारी एसोसिएशन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया 1850 के बाद में। जैसे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, सम पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850। 1850 के बाद में कई सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड होने लग गई, बनने लग गई, जिसके अंतर्गत पूना स्वराज्य सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन थे। ठीक है, ये सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन सामने आई जिन्होंने इंडिया के लोगों की हित की बात की, उनके हक की बात की कि इंडिया के लोगों को भी उनका हक दिया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड होने लग गए तो ब्रिटिशर्स अफ्रेड हो गए और उन्होंने कई सारे एक्ट्स को पास किया जैसे कि इंडिया के लोगों के ऊपर लगाम लग जाए, वो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए और हम लोगों के ऊपर हावी ना हो जाए। जैसे कि आर्म्स एक्ट पास्ड इन 1878। आर्म्स एक्ट पास किया गया 1878 में। इस एक्ट के अंतर्गत क्या था, अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स। जो इंडिया के लोग थे उनको डिसअलाउ कर दिया गया कि वो आर्म्स नहीं रखेंगे, वो हथियार नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में। दिस एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू कन्फेसिकेट द assets of newspaper including their printing press if the newspaper published anything that was found objectionable। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कोई भी न्यूज़ पब्लिशर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट के बारे में ऑब्जेक्शनेबल न्यूज़ को छापता है तो उसकी सारी की सारी एसेट्स को जब्त कर लिया जाएगा और उसकी प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो ये वर्नाकुलर एक्ट के तहत ये चीज़ें रखी गई। इसके बाद इल्बर्ट बिल लाया गया 1883 में। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, दिस बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश ऑफ यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियाज एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस जज इन द कंट्री। इस बिल के अंतर्गत ये मांग की गई थी कि जो इंडिया के जो जज हैं और ब्रिटिशर्स जो जज हैं उनके बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। इस बिल को गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने काफ़ी अपोज किया था। इस बिल को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपोज किया उसके बाद में लोगों को ये पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के लोगों के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, वो कभी भी इंडिया के लोगों को इक्वलिटी नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश इन दिसंबर 1885 विद 72 डेलीगेट्स इन बॉम्बे। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई दिसंबर 1885 में की गई थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय 72 प्रतिनिधि थे। बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया था 72 प्रतिनिधियों के साथ में। नेक्स्ट है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो फाउंडर हैं वो A.O. ह्यूम माने जाते हैं। नेक्स्ट है, द अर्ली लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इस्टेब्लिश की गई थी तब स्टार्टिंग में जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यन इल्ले। तो ये सारे के सारे जो लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्ली लीडर थे। नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या चीज़ दे रखी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है।
तिलक रेज द स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने ये स्लोगन बोला, ये उन्होंने ये नारा दिया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। नेक्स्ट है इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन्ड बंगाल। 1905 में वायसराय कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय बंगाल जो था वो बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ था। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। जैसे ही बंगाल का विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। केसरी मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर लिखा था जो मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1906 मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड एट ढाका। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहाँ पे? ढाका में की गई थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन ऑन 28 जुलाई 1914। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई? 28 जुलाई 1914 को हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उसके बाद में इंडियंस लोगों को बिजनेस के अंदर काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ था। तब उनको ये एहसास हुआ कि ब्रिटिशर्स के रहते हमें क्या है, काफ़ी सारा लॉस होता है, क्योंकि बाहर से काफ़ी सारी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं जो हमारे देश के अंतर्गत ऑलरेडी हैं। इन 1917 देयर वॉज अ रिवेलियन इन रसिया। 1970 आते आते रशिया में भी रिवॉल्यूशन होने लग गया था। महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटकर आते हैं 1915 में। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटकर आते हैं तो कई सारे मूवमेंट्स उनके द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि चंपारण मूवमेंट है 1916 में, खेड़ा मूवमेंट गुजरात में जो हुआ था 1969 में हुआ था, अहमदाबाद मूवमेंट जो हुआ था 1918 में हुआ था। तो ये सारे मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। उसके बाद में रॉलेट एक्ट लाया गया, जैसे हम काला कानून, ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह कॉल किया। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत जो इंडियन लोग हैं उनके जो राइट हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उसको दबा दिया गया था और पुलिस पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। On 13th April 1919, the Jallianwala Bagh atrocities took place in which General Dyer opened fire on the people. जब रॉलेट एक्ट आया तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको अपोज किया। उसी के तहत जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी लोगों की, जिस मीटिंग में जनरल डायर के द्वारा फायरिंग करवा दी गई थी, लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसी के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि है उसे रिटर्न कर दिया था। द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट किया गया। खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा किया गया था? अली ब्रदर्स के द्वारा किया था, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1 अगस्त 1920। ड्यूरिंग द एगिएशन स्टूडेंट सपोर्टेड गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। द लॉयर डिनाइड टू गो द कोर्ट। गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को चलाया गया।
इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने कॉलेजेस को छोड़ दिया और गांधी जी का साथ दिया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी अपनी नौकरियों को छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और गांधी जी के साथ में आकर खड़े हो गए थे। ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को चलाया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चौरी चौरा इंसिडेंस इन फरवरी 1922। चौरी चौरा का इंसिडेंस हुआ फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की इंसिडेंस के अंतर्गत क्या था, जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट्स किसान थे, वो लोग क्या है ब्रिटिशर्स के खिलाफ में बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स की जो क्राउड थी उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो कई सारे पुलिस के जो ऑफिसर्स थे वो उसमें मारे गए थे। तो इसी के तहत तो ये चौरी चौरा का मूवमेंट 1922 को हुआ था। और इसी के बाद में आफ्टर देन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी के बाद में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी हिंसा के एकदम खिलाफ थे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। इसके बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में किया गया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट, RSS एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन मिड 1920। इसी के बाद में RSS और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई 1920 के अंतर्गत। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1930। कंट्री के अंतर्गत 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई। इन 1930 गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मार्चिंग 240 miles on foot from साबरमती to the coastal town of दांडी। उसके बाद में जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, सॉल्ट पर भी टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने बोला सॉल्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, गरीब लोग भी सॉल्ट खाएगा, अमीर भी सॉल्ट खाएगा, तो सॉल्ट पर टैक्स लगाना बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। तो इस वजह से गांधी जी ने सॉल्ट एक्ट को ब्रेक किया, एक मार्च निकाली, पैदल मार्च निकाली। 240 माइल्स वो पैदल चले थे, कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से लेकर दांडी तक, कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक उन्होंने पैदल मार्च किया। और कई सारे लोग, उनके अनुयायी जो थे, वो भी उनके साथ में पैदल चल के गए थे दांडी तक। और नमक के कानून को, सॉल्ट एक्ट को उन्होंने तोड़ दिया वहाँ पे जाके। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू was the first Indian woman to become president of the Indian National Congress 1925। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब बनी थी, 1925 को बनी थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब प्रोवेंसिव ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में प्रिस्क्राइब किया गया प्रोवेंसिव ऑटोनॉमी को, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता को प्रिस्क्राइब किया गया था कि प्रांतीय स्वायत्तता होनी चाहिए। गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हाँ चलो इलेक्शन होंगे। 1935 को उन्होंने इलेक्शन करने की परमिशन दे दी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने 11 में से 7 प्रोविंसेस को फॉर्म्ड किया, मतलब 11 में से 7 जगह पे वो जीत गई थी। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक्ड आउट इन सितंबर 1939। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया सितंबर 1939 में। और इसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट के रहते ही गांधी जी ने ये स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी के द्वारा। In 1940, the Muslim League demanding independent state, the Muslim
in the northwestern and eastern area of the country. 1940 में मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि हमें तो भाई इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया में, मतलब कंट्री का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है और जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, मतलब मोमडन्स के लिए अलग से देश होना चाहिए. नेक्स्ट, महात्मा गांधी वॉज एड्रेस्ड बाय सुभाष चंद्र बोस एज फादर ऑफ द नेशन ऑन 6 जुलाई 1944. तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था. तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला गया और 6 जुलाई 1944 को बोला गया था. सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल फॉर फ्री इंडिया. सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे. इलेक्शन टू द प्रोविंसिव वर अगेन हेल्ड इन 1946. 1946 में दोबारा से प्रोविंसिव के इलेक्शंस को किया गया. मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर पाकिस्तान. मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम. इंडिया को फ्रीडम मिल गई, लेकिन भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए. कई सारे लोगों को अपने घर, अपनी ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा एज अ रिफ्यूजी. तो एक बहुत ही दुखद भरी आज़ादी हम लोगों को मिली थी उस समय पर.